रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो थोड़ी आवाजें। आज 10 जुलाई दिन शुक्रवार खिड़की इंटरनेशनल बुलेटिन में अभिवादन स्वीकार करें अभिनव श्रीवास्तव का। एक नजर कार्यक्रम की खास खबरों पर। भारतीय मीडिया में प्रधानमंत्री ओली के अपमान पर नेपाल में भारी गुस्सा, भारतीय न्यूज चैनलों के प्रसारण पर सख्ती। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला, राष्ट्रपति पद के चलते ट्रंप को वित्तीय अनियमितताओं की जांच से नहीं मिलेगी छूट। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 3 वरिष्ठ अधिकारी नहीं कर पाएंगे अमेरिका में प्रवेश, अमेरिका ने लगाई रोक। रहेंगी दुनिया भर की और भी अहम खबरें, तो बने रहें बुलेटिन में अभिनव श्रीवास्तव के साथ। आप सुन रहे हैं खिड़की इंटरनेशनल बुलेटिन, अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर विश्वसनीय आवाजें। आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। भारतीय न्यूज चैनल जी न्यूज की ओर से अपनी एक न्यूज रिपोर्ट में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और नेपाल में चीन की राजदूत हाउ यांकी के रिश्तों को लेकर बिना किसी आधार के मनगढ़ंत सनसनीखेज आरोप लगाने के बाद नेपाल ने भारतीय न्यूज चैनलों के खिलाफ सख्त कानूनी और राजनयिक कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। खबरें ये भी हैं कि नेपाल के कई केबल नेटवर्क से भारतीय न्यूज चैनल्स को हटा भी लिया गया है। नेपाल में सत्तारूढ़ नेपाल की 2 प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टियों के गठबंधन से बनी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में नेतृत्व को लेकर पिछले कुछ दिनों से गहमागहमी जारी है। इस बीच चीन नेपाल में अपनी राजदूत हाउ याकी के जरिए सत्तारूढ़ पार्टी में नेतृत्व के इस विवाद को लेकर हस्तक्षेप करता दिखा है। नेपाल के इन मसलों को समेटती एक रिपोर्ट सुनते हैं हमारे सहयोगी रोहित जोशी से। भारत के एक हिंदी न्यूज चैनल जी न्यूज ने पिछले दिनों अपने जाने पहचाने अंदाज में चीन की विषकन्या और केपी शर्मा ओली का खेल खलास शीर्षक से एक न्यूज रिपोर्ट प्रसारित की, जिसमें बिना किसी पुख्ता सबूत के नेपाल में चीन की राजदूत हाउ यांकी और नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के रिश्तों पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए थे। न्यूज रिपोर्ट का सार कुछ यूं था कि चीन की खूबसूरत राजदूत हाउ यांकी ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को हनी ट्रैप में लेकर भारत के खिलाफ कर दिया है और इसलिए उन्होंने पिछले दिनों सीमा विवाद और दूसरे मसलों पर सख्ती के साथ भारत के खिलाफ बयान दिए हैं। खासतौर पर इस रिपोर्ट और उसके अलावा भी भारतीय मीडिया में नेपाल के बारे में हो रही रिपोर्ट्स का संज्ञान लेते हुए नेपाल सरकार ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि वह भारतीय मीडिया के खिलाफ उनके आधारहीन और अभद्र आरोपों पर कानूनी और राजनयिक कार्रवाई करेगा। नेपाली सरकार के प्रवक्ता युवराज खतिवाड़ा ने यह घोषणा करते हुए कहा, उन भारतीय मीडिया संस्थानों के खिलाफ उपाय अपनाने का सरकार को पूरी तरह अधिकार है जो कि हमारे देश की छवि और नेपाली लोगों की राष्ट्रीयता, संप्रभुता और सम्मान को क्षति पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हों। हमने उनसे यह भी कहा है कि उन्हें इस तरह की खबरों के प्रसारण या प्रकाशन को रोकना चाहिए। नेपाल में राजनीतिज्ञों, सिविल सोसाइटी के लोगों और साथ ही सोशल मीडिया में भी लोगों ने एक स्वर में जी न्यूज की इस खबर की काफी निंदा की है। फेडरेशन ऑफ नेपाली जर्नलिस्ट ने भी इसे लेकर चिंता जताई है। नेपाली अंग्रेजी अखबार काठमांडू पोस्ट के मुताबिक खतिवाड़ा की ओर से जारी इस बयान के तुरंत बाद ही केबल नेटवर्क से दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय निजी न्यूज चैनल्स हटा लिए गए हैं। हालांकि सरकार ने कहा है कि इस बारे में केबल नेटवर्क्स को कोई आधिकारिक आदेश नहीं दिए गए हैं। इधर नेपाल केबल टीवी एसोसिएशन ने कहा है कि भारतीय न्यूज चैनल्स को बैन करने का यह फैसला उसने खुद से लिया है। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप यज्ञावली ने कहा है कि दिल्ली में नेपाली दूतावास ने इस रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए सख्त ऐतराज जताया है और दूतावास ने इस मामले को बृहस्पतिवार को भारत के विदेश मंत्रालय के सामने भी उठाया। भारत में नेपाल के राजदूत नीलांबर आचार्य ने भारत सरकार के अधिकारियों से इस मसले पर फोन पर बात की और नेपाल और भारत के पुराने संबंधों को इन रिपोर्ट से पहुंच रहे नुकसान का जिक्र किया है। इस बीच नेपाल की 2 प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टियों के गठबंधन से बनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में नेतृत्व को लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व प्रधानमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचंड के बीच गहमागहमी जारी है। इसके चलते पार्टी में टूटन की आशंकाएं भी बरकरार हैं और चीन ने भी इस मामले में नेपाल में अपनी राजदूत हाउ यांकी के जरिए दखल अंदाजी की है।
यांकी ने सिलसिलेवार ढंग से नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेताओं समेत राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के विरोधी माने जाने वाले नेता माधव कुमार नेपाल से भी मुलाकातें की। नेपाली अखबारों में प्रकाशित आलेखों में और नेपाल के कई राजनीतिक समूहों में इन मुलाकातों को नेपाल की राजनीति में गैर जरूरी दखलंदाजी के तौर पर देखा जा रहा है। खबरें यह भी हैं कि इसके विरोध में कुछ छात्रों ने प्रदर्शन भी किए हैं। भारतीय मीडिया के रवैये और नेपाली सत्तारूढ़ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में चल रही गहमागहमी की राजनीति को तफसील से समझने के लिए हमारे सहयोगी रोहित जोशी ने नेपाली राजनीति में दशकों से गहरी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार और लेखक आनंद स्वरूप वर्मा से बात की। अभी की जो घटना है वो तो बहुत ही शर्मनाक है। पता नहीं आपने वो रिपोर्ट देखी कि नहीं जो भी ने जारी किया था और जिसमें नेपाल के प्रधानमंत्री ओली को बहुत ही गंदे ढंग से चित्रित किया है। और नेपाल के प्रधानमंत्री को ही नहीं बल्कि नेपाल में जो चीनी राजदूत हैं उनकी गरिमा को भी चोट पहुंचाने वाली वो रिपोर्ट है। और प्रधानमंत्री राजदूत बल्कि समग्र रूप में देखें पूरी तरह से औरतों की गरिमा को भी पहुंचाने वाली वो रिपोर्ट है। इतने गंदे ढंग से लिखा है, शीर्षक लगाया है कि ओली का इश्तिया। इसकी तो तीव्र भर्त्सना होनी चाहिए और भारत में जितने भी पत्रकार संगठन हैं उनको इसके लिए एकजुट होकर के और इस तरह के चैनलों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। समग्र रूप से काफी पहले से हम देखते आ रहे हैं कि भारतीय मीडिया का जो नेपाल के बारे में रुख है, एक तो इनका बहुत अधकचरा ज्ञान है। यहाँ के मीडिया वाले आमतौर पर कुछ लोगों को छोड़ करके बहुत गिने चुने जिनको आप उंगलियों पर गिन सकते हैं और वो भी ज्यादातर अंग्रेजी चैनल्स में। लेकिन हिंदी का जो पूरा संसार है मीडिया का और चैनलों का, वो तो मूर्खों, जाहिलों और लंपटों से भरा हुआ है, जिनके पास न तो कोई पढ़ने की तमीज है न पढ़ने का समय निकालते हैं, केवल दलाली कर रहे हैं सत्ता की और उसी के जरिए अपने चैनल को चमकाने में लगे हैं। मालिकों की बात छोड़िए, मालिक तो है ही है गए गुजरे, इसमें जो काम करने वाले पत्रकार हैं वो बहुत ही पतित हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत दर्दनाक है इस समय मीडिया का, जिसको मोटे तौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं। खैर, भारतीय मीडिया के और खासकर टीवी चैनल्स के हाल तो अब किसी से छिपे नहीं हैं, लेकिन अब अगर हम नेपाली राजनीति का रुख करें और वहाँ जो सत्तारूढ़ पार्टी है नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, उसके भीतर जो सत्ता का संघर्ष दोनों बड़े नेताओं केपी ओली और प्रचंड में दिखाई दे रहा है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये तो इस समय दोनों पार्टियों की एकता हुई थी, माओवादी पार्टी और एमाले, इनकी जो एकता हुई थी उस समय भी थोड़ा ये संदेह था कि पता नहीं है एकता कब तक चल पाएगी, क्योंकि जिन लोगों को संदेह था उनके दिमाग में आइडियोलॉजिकल इश्यूज थे। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ लगा कि वहाँ के जो कम्युनिस्ट जिन पर बहुत उम्मीद की जाती थी, मतलब प्रचंड हो या और इनकी स्थिति के नेता लोग, वो मूलतः विचारधारा को लेकर के अब संघर्ष नहीं करते हैं। अब सारी लड़ाई हो गई थी सत्ता की बंदर बांट की। तो देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 1.5 महीने का घटनाक्रम अगर आप देखें नेपाल का, तो नेपाल के जो 5 शीर्ष कम्युनिस्ट नेता जो हैं, यानी प्रचंड, केपी ओली, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, ये चारों लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री, केपी ओली तो प्रधानमंत्री, बाकी लोग प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और वामदेव गौतम जो उप प्रधानमंत्री रहे हैं। ये 5 लोग जो हैं, ये पांचों जब से सत्ता में आए हैं, यानी इनकी पार्टी जब से सत्ता में आई है, तब से केवल सत्ता के संघर्ष में ही लगे हुए हैं। अब केपी ओली के पास 2 पद हैं, वो पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, वन ऑफ द अध्यक्ष, 2 अध्यक्ष हैं, प्रचंड और केपी ओली, 2 अध्यक्ष भी हैं और प्रधानमंत्री भी हैं। प्रचंड का कहना है कि जो एक समझौता हुआ था जिस प्रधानमंत्री पद लिए थे, कि जिसको वो लोग कहते हैं आलो पालो, मतलब अदला बदले करके 2.5 साल ओली प्रधानमंत्री रहेंगे, 2.5 साल प्रचंड रहेंगे, और ये कोई लिखित समझौता नहीं था, एक जेंटलमैन एग्रीमेंट था, आपसी सहमति बनी थी, जिसको मानने से ओली ने इनकार। अब यह हो रहा है कि कम से कम 1 पद ओली जी छोड़ दें और 1 पद पर ही रहें, इसके लिए भी ओली अभी तैयार नहीं हो रहा है। तो ये ऊपर से देखने पर जो लग रहा है एक सत्ता संघर्ष है, लेकिन अगर इसकी तह में जाएंगे तो बहुत गहरे तक जाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए नेपाल में अब से कुछ
समय पहले तक जो नेपाल की पूरी राजनीति थी उसको रिमोट कंट्रोल से इंडिया चलाता था। इसको हम सब लोग जानते हैं और इसको हम लोग माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ नेपाल कहा करते थे। इसके खिलाफ मैंने खुद भी बहुत लिखा है और नेपाल के लोग भी भारत के इस नीति से बहुत दुखी रहा था। अब 2015 में जब ब्लॉकेड इंडिया ने किया, जिसको वो अभी भी नहीं मानता है, लेकिन जो फैक्चुअली अगर फैक्ट के आधार पर देखें तो वो इंडिया ने किया था इनके संविधान से नाराज होकर के। इनकी बात नेपाल के नेतृत्व ने नहीं माना और संविधान जारी कर दिया। इससे नाराज होकर के संविधान जारी होने के दूसरे ही दिन से ब्लॉकेट शुरू हो गया था। तो उस ब्लॉकेट के बाद से जो भारत विरोधी पूरा एक वातावरण वहाँ पैदा हुआ और ऐसे में प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए ओली ने जिस तरह से एक सख्त रुख अख्तियार किया कि हम नहीं झुकेंगे, वहाँ ओली प्रचंड कितने लोग थे और चीन की तरफ वो मुखातिब हुए। इसके बाद से स्थिति हो गई है कि इंडिया को धीरे धीरे चाइना ने रिप्लेस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यानी जो इंडिया माइक्रो मैनेजमेंट और रिमोट कंट्रोल से नेपाल की राजनीति को चलाता था, वह हैसियत अब इंडिया की आज की तारीख में बहुत कम हो गई है और जो कमी आई है उस कमी को चीन ने भरा है। तो ये बात तो सच है कि चीन का प्रभाव वहाँ बढ़ा है और अभी तो जनता के अंदर उस तरह का संतोष नहीं है चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर, जितना भारत के प्रभाव को देख करके होता था। लेकिन अगर इसी तरह से यह प्रभाव बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में वह असंतोष तो नेपाल आज केवल भारत और चीन की प्रतिद्वंदिता का अखाड़ा नहीं है, बल्कि अमेरिका भी उसमें प्रवेश कर चुका है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी जो अमेरिका ने तैयार की है उसमें वह नेपाल को शामिल करना चाहता है और नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावाली ने कम से कम 3 मौकों पर ऐसा कहा है कि हम इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के साथ नहीं हैं। उनके इस कहने के बावजूद 2019 में अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की है उसमें साफ लिखा है कि नेपाल हमारी स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा बन रहा है, बन चुका है नहीं बन रहा है। तो देख लीजिए, क्योंकि नेपाल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है उसके साथ है। अमेरिका नेपाल को चाइना के प्रभाव से बाहर खींचना चाहता है और इसलिए वो उसको इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के अंतर्गत लाना चाहता है जिससे नेपाल बच रहा है। तो ये एक अजीब तरह की वहाँ पर एक लड़ाई चल रही है। इसको अच्छी तरह समझने के लिए नेपाल में जो कुछ हो रहा है उसको जब तक आप एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में नहीं देखेंगे तब तक उसको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मामला सत्ता पर केवल है कि फला प्रधानमंत्री बन जाए या फला प्रधानमंत्री बन जाए, इसकी छीना झपटी हो रही है। ओली और प्रचंड के बीच का विवाद जो अब सतह पर दिखाई दे रहा है, इसमें चीन का क्या रवैया दिख रहा है? चीनी राजदूत जो हैं उन्होंने नेपाल के महत्वपूर्ण नेताओं से मुलाकात की है और इस तरह से माना जा रहा है कि जैसे चीन नहीं चाहता कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में टूटन हो। हमें इस बात की तो जानकारी नहीं है कि चीन की राजदूत ने क्या बात की है, क्या कहीं कोई जानकारी ये बाहर आई है? नहीं, इसका आधार यही है कि चीन के महत्वपूर्ण नेताओं से वो लगातार मिल रही हैं। तो ये जानकारी तो है, वो तो क्योंकि दो ही पड़ोसी देश हैं, भारत है चीन है, तो कभी भारत के राजदूत लगातार मिलते रहते थे, चीन के राजदूत लगातार मिलती रहती हैं। अगर आप पूछेंगे जवाब यही मिलेगा कि हम नेपाल को एक स्थिर और संपन्न राष्ट्र देखना चाहते हैं, इसलिए उनसे जो बातचीत होती है हमारी यही होती है कि एकता बनी रहे। लेकिन ये बात तो सही है कि अगर नेपाल में आज अस्थिरता कायम होती है तो इसका फायदा उन ताकतों को मिल सकता है वो चीन विरोधी हैं, ये चीन अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख करके सोचता होगा और जाहिर सी बात है उन ताकतों से संदर्भ उसका प्रो अमेरिकन फोर्सेस से होगा। और ब्रॉडली यह माना जाता है कि भारत अमेरिका की प्रॉक्सी के रूप में काम करता है, इसलिए भारतीय प्रभाव को काउंटर करने के लिए जो काफी हद तक कम हो गया है ब्लॉकेट के बाद, नाकाबंदी के बाद, वो बना रहे, इसके लिए चीन की सक्रियता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह तो है। अब ये तो नेपाल की जनता को, नेपाल के नेतृत्व को देखना है कि वो किस सीमा तक चीन के या भारत के इशारे पर काम करते हैं या आपस में सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। अभी जहाँ तक नेतृत्व के संकट की बात है तो इसमें तो निश्चित तौर पर ओली और प्रचंड दोनों के अपने अपने ईगो हैं जो दोनों कहीं से भी झुकने को तैयार नहीं हो रहे हैं। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल, Facebook पेज और WhatsApp ग्रुप में भी सुन रहे हैं और मैं हूं अभिनव श्रीवास्तव।
अमेरिका की सर्वोच्च अदालत ने अपने एक फैसले में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस तर्क को खारिज कर दिया है जिसके मुताबिक वह ये समझते हैं कि पद पर बने रहने के दौरान उनको किसी भी तरह की जांच से छूट मिली हुई है। अदालत ने यह निर्णय न्यूयॉर्क के एक अभियोजक साइरस वेंस की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें उसने राष्ट्रपति ट्रंप के वित्तीय लेन देन की जाँच के लिए दस्तावेज हासिल करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मैनहट्टन के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को जांच की अनुमति दे दी है। हालांकि अदालत ने ये भी कहा है कि ट्रंप के टैक्स संबंधी कागजात या जानकारी कांग्रेस के साथ साझा नहीं किए जाएंगे और न ही सार्वजनिक किए जा सकेंगे। ट्रंप रिचर्ड निक्सन के बाद पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने टैक्स रिटर्न की जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। अब न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ग्रैंड जूरी जाँच जारी रख सकेगी। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 2 पॉर्न स्टार को पैसे भुगतान करने के आरोप में भी जाँच चल रही है। आरोप है कि उन्होंने 2 महिलाओं से अपने अफेयर का भेद छुपाए रखने को भुगतान किया है। इस मामले पर प्रतिनिधि सभा की स्पीकर और डेमोक्रेट नेता नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि यह अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने इसे विपक्ष की ओर से उनके खिलाफ चलाया जा रहा छल से भरा दुष्प्रचार और अफवाहों के माध्यम से उनका राजनीतिक शिकार करने की चाल करार दिया है। उन्होंने कहा है कि पहले भी ओबामा और जो बिडेन उनके चुनाव अभियानों की जासूसी करवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह हमारे देश के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक अपराध है। चलते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 3 वरिष्ठ अधिकारियों के अमेरिका में प्रवेश पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी है। इन अधिकारियों में से एक सत्तारूढ़ पार्टी की पोलित ब्यूरो का सदस्य है। अमेरिका का आरोप है कि इन अधिकारियों ने जिनजियांग प्रांत में हिरासत में रखे गए वीगर मुसलमानों समेत अन्य धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों का कथित तौर पर उल्लंघन किया। जिन 3 अधिकारियों पर रोक लगाई गई है उनके नाम है उत्तर पश्चिमी चीन के उइगर स्वायत्त क्षेत्र शिनजियांग से पार्टी सचिव और पोलित ब्यूरो सदस्य जेन क्युआनगुओ, शिनजियांग में पार्टी की राजनीतिक तथा कानूनी समिति के सचिव झू हेलून और शिनजियांग जन सुरक्षा ब्यूरो के सचिव वांग मिंगशान। इन अधिकारियों के साथ साथ इनके परिजनों के भी अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगाई गई है। कोरोना महामारी, मानवाधिकार उल्लंघन, हांगकांग के मसले और व्यापार को लेकर अमेरिका और चीन के संबंध पहले से ही काफी खराब चल रहे हैं। एक दिन पहले ही प्रशासन ने तिब्बत में विदेशियों के प्रवेश को रोकने वाले चीन के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। हालांकि बृहस्पतिवार का उसका कदम चीनी नेतृत्व के और वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को निशाने पर लेते हुए उठाया गया है और इस पर चीन की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आ सकती है। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी वीगरों, जातीय अल्पसंख्यकों तथा शिनजियांग के अन्य अल्पसंख्यक समूहों के लोगों का मानवाधिकार हनन कर रही है और ऐसे में अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। वह मनमानी सामूहिक विरासत, जबरन आबादी नियंत्रण के साथ ही उनकी संस्कृति और मुस्लिम आस्था को मिटाने की कोशिश कर रहा है। पोम्पियो के बयान के बाद वित्त विभाग की ओर से घोषणा की गई है कि इन सब के लिए जिम्मेदार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अन्य अधिकारियों पर अतिरिक्त वीजा प्रतिबंध लगाए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस संभावना को स्वीकार किया है कि जानलेवा कोरोना वायरस हवा में फैल सकता है। इस सिलसिले में 200 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से इसे लेकर कदम उठाने की अपील की है। इन वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना वायरस हवा में फैल सकता है, जिसके बाद WHO ने भी इस संभावना को स्वीकार किया। हालांकि इस वैश्विक संगठन ने कहा है कि ऐसा कुछ स्थितियों में ही हो सकता है। एक जर्नल में प्रकाशित ओपन लेटर में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के 2 वैज्ञानिकों ने लिखा कि कुछ रिसर्च से पता चलता है कि सांस छोड़ने, बात करने और खांसी के दौरान हवा में वायरस फैलते हैं। बता दें कि WHO लंबे समय से इस संभावना को खारिज कर रहा था कि कोरोना वायरस कुछ मेडिकल प्रक्रियाओं को छोड़कर हवा में फैलता है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल के मेयर पार्क बोन-सून शहर के उत्तरी हिस्से माउंट बुकाक में मृत पाए गए। उनकी बेटी ने पुलिस के पास उनके लापता होने का मामला दर्ज करवाया था। पार्क पर यौन शोषण का आरोप लगा था और इसकी जांच चल रही थी। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद उनकी तलाश में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया हुआ था। पुलिस का कहना है कि अभी उनकी मौत का कारण पता नहीं चल पाया है। द कोरिया की समाचार एजेंसी यूनहाप के मुताबिक पार्क की पूर्व सेक्रेटरी ने बुधवार को उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि पार्क बृहस्पतिवार को दफ्तर नहीं आए थे और उन्होंने अपनी सारी बैठकें रद्द कर दी थीं। पार्क एक नागरिक कार्यकर्ता और मानवाधिकार वकील थे जिनको 2011 में सियोल का मेयर चुना गया था और वह पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें लगातार 3 बार मेयर चुना गया था। उन्हें 2022 के चुनावों में राष्ट्रपति पद का संभावित उम्मीदवार माना जा रहा था। दक्षिण कोरिया पहले भी प्रमुख राजनीतिक हस्तियों की अचानक से हुई मौतों का गवाह रहा है।
ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का सेवन जारी रखा है। बोल्सोनारो ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो जारी किया है जिसमें वह मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि मैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का लगातार सेवन कर रहा हूं और इस दवा के सेवन की वजह से ही मुझे सांस लेने संबंधी कोई परेशानी नहीं हो रही है। मैं यह वीडियो उन लोगों के लिए जारी कर रहा हूं जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा के इस्तेमाल के खिलाफ हैं। मैं इस दवा के सेवन से बिल्कुल स्वस्थ हूं और काफी लंबे समय तक जीवित रहूंगा। बता दें कि WHO समेत विश्व के तमाम चिकित्सा शोधकर्ताओं ने कोरोना के इलाज में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा को उपयोगी नहीं बताया है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पर किए गए अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों ने इस दवा के सेवन से गंभीर हृदय रोग के साथ साथ मृत्यु तक होने की भी संभावना जताई है। ऐसे में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेकर राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो का यह बयान फिर से चर्चा में है। राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो पहले ही कोरोना और ब्राजील में इसके इलाज के लिए अपनाए जा रहे तरीकों को लेकर आलोचना का सामना कर रहे हैं। बोल्सोनारो ने कोरोना को मामूली फ्लू तक भी बताया था और वे अपने समर्थकों के साथ बिना मास्क लगाए कोरोना की वजह से लगाए गए प्रतिबंधों और लॉकडाउन का विरोध करते हुए भी देखे गए थे। अब एक नजर दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामलों पर। Worldometers.info की वेबसाइट के अनुसार दुनिया भर में कोरोना संक्रमण की तादाद 1,24,04,594 पहुंच गई है। अब तक कुल मौतों का आंकड़ा 5,57,743 दर्ज किया गया है और 72,34,864 लोगों को सुरक्षित बचाया जा सका है। यहाँ बताए गए सारे आंकड़े Worldometers.info से लिए गए हैं। तो दोस्तों, आज का यह इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन आपको कैसा लगा, इस बारे में जरूर कमेंट करें। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर खिड़की को सुन रहे हैं, लाइक और शेयर करना न भूलें। खिड़की के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन टैप कर लें ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। अभी के लिए अभिनव श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। कल फिर होगी मुलाकात। आप जहां चाहें हमें सुन सकते हैं, खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल और Facebook पेज पर भी। नमस्कार। रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो, थोड़ी आवाजें।